Hello student, now start next topic of unit 3rd, relation between pressure and average kinetic energy per unit volume. Clear ages? Now start this topic. Okay. लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस हमने पढ़ा था। क्या आ रहा था आपके पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस? P इज इक्वल टू 1/3 रो V बार स्क्वायर। क्लियर एचेस? इसी रिलेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 2/3 फैक्टर अलग कर लेते हैं, 1/2 अलग कर लेते हैं, रो की वैल्यू पुट कर देते हैं mn। क्लियर है? लास्ट टॉपिक में बताया था कि mn है आपके पास रो की वैल्यू, m क्या है? मास है आपका मॉलिक्यूल का, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम चल रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2/3 के साथ n आ जाता है और 1/2 m v बार स्क्वायर। m v बार स्क्वायर एक्चुअल आपके पास क्या है? वो है आपके पास E1, और E1 क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। क्लियर है ये चीज़? Now if we consider n is the total number of molecule in volume V में आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं यदि, बिकॉज स्मॉल n आपके पास क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, बट यदि हम यहाँ पे आपके पास यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेके चले V वॉल्यूम में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल n की कैपिटल N बाय V। क्लियर है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं n की वैल्यू यहाँ पे P के रिलेशन में, तो यहाँ आ जाएगा P इज इक्वल 2/3 कैपिटल N बाय स्मॉल V एंड E1। क्लियर है चीज़? और यहाँ पे या देखा जाए तो जो P है आपका वो 2/3 है E के, यदि E एनर्जी यदि लेके चलें, टोटल एनर्जी N बाई V, E1 को यदि E लेके चले हम। क्लियर है चीज़? तो नाउ जो E है आपके पास, एक्चुअली E यहाँ पे जो ये चल रहा है वो क्या आपके पास? N E1 V बाई V इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? एंड एक चीज़ और यहाँ से यदि हम देखें, यहाँ से जो आप देख सकते हो, यहाँ से ये रिलेशन जो आपको निकालना था वो क्या है? द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ 2/3 टाइम्स, ये जो है 2/3 का फैक्टर आ रहा है, 2/3 टाइम्स इट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है चीज़? ये आ रहा है। क्लियर कि आपका क्या रिलेशन बन रहा है इसके बीच में, तो यही आपको फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन करते हैं टेम्परेचर की, तो वो क्या है आपके पास? वही लास्ट टाइम का जो आपको पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या था? गिवन था, आपको पता था 1/2 रो V बार स्क्वायर आ रहा है। रो की वैल्यू आपको पता है क्या है? mn है। रीअरेंज किया लास्ट टाइम की तरह उसको। ठीक है, n की वैल्यू आपको पता है, क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N बाई V लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक तो आपका लास्ट टाइम वाला ही किया है, कुछ चेंज नहीं किया। नाउ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं P को के साथ, जो ये V है आपका नीचे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास PV दिस आ जाता है रिलेशन आपके पास। बट फॉर अ गैस के लिए आपको गैस इक्वेशन पता है PV किसके इक्वल होता है? RT के इक्वल होता है, तो PV को रिप्लेस कर सकते हैं, इसको RT से लिख सकते हैं RT, तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन हो जाती है। नाउ जो ये आपके पास यहाँ पे ये फैक्टर है 2/3 n, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के ये फैक्टर इधर आएगा, तो यहाँ पे 3RT/2n। क्लियर? और यहाँ पे 1/2 mv बार स्क्वायर। क्लियर? अब एक चीज़ और, एक नया कांस्टेंट आप अब पढ़ोगे, वो क्या है? जो ये R/n फैक्टर है, वो R/n इक्वल होता है आपके पास K के, और K क्या होता है आपके पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यदि वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो 1/2 mv बार स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 3/2 KT के इक्वल। क्लियर है चीज़? एंड दिस इज़ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी है ये। अब बताते हैं कैसे है वो। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी ना गैस मॉलिक्यूल की, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो एनर्जी पे इफेक्ट पड़ रहा है आपका। क्या इफेक्ट पड़ रहा है? और आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, ठीक, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एज द हाइयर टेम्परेचर ऑफ द गैस, देन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस की मॉलिक्यूल्स की, वो भी क्या होगी आपके पास? बढ़ती चली जाए, क्योंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। यदि एक टाइम के लिए टी को यदि 0 पुट कर दे इस रिलेशन में, यहाँ पे यदि टी को 0 पुट कर दे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आएगी। दैट मीन्स ये 0 कौन सा 0? आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है आपका, ये एब्सोल्यूट 0 चल रहा है यहाँ पे। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे आपका क्या हो जाएगी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? यही चीज़ आपको निकालनी थी। ये रिलेशन द टेम्परेचर ऑफ द
This temperature correspond to the absolute zero, and thus the absolute zero is that temperature at which the average kinetic energy of the gas molecule become zero. क्लियर, यही चीज़ आपको बतानी थी, तो यही चीज़ आपने बता दी कि जिस पे आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. ओके, नाउ सिलेबस में एक और भी टॉपिक है आपका, वो है आपका आइडियल गैस इक्वेशन. क्लियर, तो आइडियल गैस इक्वेशन भी देख लेते हैं क्या होती है आपके पास. आइडियल गैस इक्वेशन अभी मैंने यूज़ भी की है यहाँ पर, ये होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, जो ये है पी वी इज इक्वल टू आर टी. यूज़ किया ना अभी रिलेशन, तो अभी आपको निकालना है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो निकालते हैं पहले. नाउ कंसीडर कर लेते हैं कि 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस, कि 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस और आइडियल गैस कंसीडर कर लेते हैं कि इनिशियली वो किस टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे है. क्लियर, T1 टेम्परेचर पे है और प्रेशर P1 है, ठीक, वॉल्यूम V1 है उसका. इनिशियली ये चीज़ें कंसीडर की है, P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है उसका. क्लियर है एचएस. एंड फर्स्ट हीट करते हैं गैस को टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक. जब उसे हीट करेंगे, और एक चीज़ और रखी है, P1 को कांस्टेंट रखा है आपने यहाँ पे. क्लियर, यदि आप P1 को कांस्टेंट रख लेते हैं यहाँ पे, तो P1 को कांस्टेंट रखने से आपको क्या होगा, P1 को कांस्टेंट रखने से हम चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं. यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा आपके पास, V1 टू V वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपका, V1 से V वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो चार्ल्स लॉ क्या होता है आपके पास, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T के, यही चीज़ होती है. तो हम यदि दोनों रिलेशंस में लगाएं तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V बाई T2 लिख सकते हैं इसको ऐसा. ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है हमने, और कोई भी चेंजेस नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है हमने. ठीक है, तो यहाँ से यदि इस V की वैल्यू निकालो तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक, तो V की वैल्यू आपके पास ये इक्वेशन 10 बन जाती है यहाँ पर. ठीक है, अब जब जितना अभी तक हुआ उसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं गैस को. नाउ प्रेस दी गैस एट टेम्परेचर T2 पे प्रेस कर देते हैं गैस को. T2 टेम्परेचर पे आके आप गैस को प्रेस कर रहे हैं. क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है वो आपका चेंज होगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रख लिया एक तरह से देखा जाए. आपने क्या किया है, वॉल्यूम चेंज होगा आपके पास, V से V2 नया वॉल्यूम चेंज हो गया. और प्रेशर आपने क्योंकि प्रेस कर रहे हो तो P1 से P2 प्रेशर बढ़ा रहे हो आप इस टाइम पे. ठीक, तो यहाँ से बॉयल्स लॉ लगेगा. बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. ठीक है, ऐसा ही होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस केस में. तो यहाँ पे रिलेशन होगा P1 V इज इक्वल टू P2 V V2 ऐसा लिख सकते हैं. तो हमने ये चेंजेस कर लिए. नाउ अब हम यहाँ पे V आपने 10 इक्वेशन में निकाला था, ये जो था वैल्यू पुट कर लेते हैं V की, और थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज हम यदि इसे करें तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे P1 V1 बाई T1 T2 इज इक्वल टू P2 V2. यहाँ पे T1 नीचे लिखा है, T2 को इसे नीचे ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये जो फैक्टर है ये भी एक कांस्टेंट के इक्वल होता है. ठीक, P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2 इक्वल होता है आपका एक R कांस्टेंट. और वो R कांस्टेंट है क्या एक्चुअल में आपके पास, वो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं. क्लियर, तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आपके पास R. तो हम इसको लिख सकते हैं PV, इसको क्या लिख सकते हैं, यदि T क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो RT. तो ये आपके पास क्या आ जाती है, गैस इक्वेशन आ जाती है ये आपके पास 1 मोल के लिए. और यदि आप ये लेके चलो कि n मोल्स ऑफ परफेक्ट गैस है आपके पास, तो उस केस में क्या हो गया, 1 मोल के लिए, n मोल के लिए क्या हो जाएगा, म्यू से n से मल्टीप्लाई. यदि म्यू मोल ले रहे हैं तो म्यू के लिए क्या हो जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई. तो यहाँ से आपके पास ये है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ म्यू मोल ऑफ ए गैस. क्लियर है चीज़, ये आपके पास complete. Okay, now this topic is completed. Next topic in next video. Okay, thank you बच्चे.